हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर 2022 मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 10th। इसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 40 तक सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। आज हम प्रश्न संख्या 41 से लेकर के 100 तक ये सभी को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 41। तो 41 नंबर का प्रश्न है, सेक 35 डिग्री बट्टे में कॉसेक 55 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा। तो देखिए, इसमें सेक 35 डिग्री है, कॉसेक 55 डिग्री है। तो क्या करना है आपको, सेक को या कॉसेक को किसी एक को बदल देना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक 35 डिग्री है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, आराम से लिख सकते हैं। 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 बचेगा। और बट्टे में कॉसेक है तो कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक 55 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की जगह पे 55 है तो हम लोग 55 ले लेंगे। और बट्टे में क्या है, कॉसेक 55 डिग्री। और ये सब का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर होल स्क्वायर दे देंगे, यहाँ भी हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ देखिए कॉसेक 55 डिग्री कॉसेक 55 डिग्री कट गया, तो कट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो इसका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 42 नंबर का। तो 42 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। 1 नंबर में है कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। 1/√2 को अगर हम लोग √2 को दशमलव में अगर लिखें तो 1.41 होता है। तो 1 को 1.41 से भाग दें तो 0 दशमलव कुछ आएगा। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो इस सब में किसका मान सबसे अधिक है, तो 1 सबसे अधिक है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 43 नंबर में है साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान आप लोगों को पता होगा क्या होता है, 1/2। 44 नंबर का है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर उल्टा कर दिया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुना 1 से करेंगे तो -1 जो कि यहाँ पर है, माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि यहाँ पर प्लस में है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तो यहाँ पर रहेगा ही, इसके बदले हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ ए नंबर में है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, इंटू में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये एक फॉर्मूला भी है, तो 1 आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है साइन अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा। तो यहाँ पर देखिए, साइन को तो हम लोग साइन ही रहने देंगे, इंटू में कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा बट्टे में साइन अल्फ़ा। तो ये साइन साइन कट जाएगा, चूँकि इंटू में है, तो क्या बच गया आपके पास, कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर का कि यदि थीटा बट्टे में 5 बराबर है 12 डिग्री, तो 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, थीटा बट्टे में 5 बराबर कितना डिग्री, 12 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 12 का गुना 5 से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चूँकि इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। थीटा का गुना 1 से करेंगे, इसका गुना 12 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 12 पंचे 60 डिग्री। तो थीटा का मान निकल गया आपके पास 60 डिग्री। अब क्या निकालना है, यहाँ पर थीटा की जगह पे हम लोग 60 डिग्री रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 2/√3। तो 3 गुना 2/√3, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 गुना 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4,
और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 रूट हट जाएगा, 3 कट गया, क्या बचा 4। तो 4 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x बराबर क्या हो जाएगा। देखिए थोड़ा लंबा सवाल है, आपको दिया हुआ क्या है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। और अगर इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर 1, इसको अगर हम लोग बराबर के साइड लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस में एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर एक्स है तो एक्स, तो साइन एक्स बराबर क्या आ गया आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, तो ये लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x बराबर, तो बराबर हमें क्या आएगा वो निकालना है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक बचा, मतलब ये बाहर आ गया तो एक बचा, प्लस यहाँ पर 4 गो है, 2 ठो बाहर आ गया तो 2 गो बचेगा अंदर में, तो मतलब कॉस स्क्वायर एक्स बचा अंदर में। अब कॉस स्क्वायर एक्स के बदले हम लोग साइन एक्स लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर घेर दिए हैं, कॉस स्क्वायर एक्स के बदले क्या लिखेंगे, साइन एक्स, तो साइन एक्स हो जाएगा। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बदले फिर लिखेंगे साइन एक्स, ठीक है। यहाँ देखिए साइन एक्स का गुना 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का गुना साइन एक्स से करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या दिया आपको 1, तो क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अभी सॉल्व किए हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, यही तो निकल के आया है 1, तो 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 डिग्री के बराबर होगा। तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3, तो 2/√3 इसमें से किसका मान होगा, सेक 30 डिग्री का मान होगा, क्योंकि सेक 30 डिग्री का मान और कोसेक 60 डिग्री का मान, ठीक है, ये बराबर होता है। तो ये हो गया आपका ए आंसर। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x, ये दिया हुआ है और कोसेक थीटा बराबर आपसे पूछता है कि क्या होगा, ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो ये भी थोड़ा लंबा सवाल है। देखिए आपको दिया हुआ है क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x, इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। और आप लोग जानते हैं पहले से कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो प्लस कर देते हैं यहाँ, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, इसका मान होता है बराबर क्या है 1, तो 1 रख दिए। यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान दिया हुआ है क्या, x, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर x लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ अगर x को, चूँकि इसके गुने में है, तो x को अगर हम लोग इधर भेजें तो बट्टे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x, समीकरण 1। दूसरा समीकरण है हमारे पास
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x। अगर हम लोग दोनों समीकरण को जोड़ दें तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों कट गया, ये दोनों प्लस में जुड़ जाएगा 2 कॉसेक थीटा, और ये दोनों तो कट गया, बराबर हो जाएगा x प्लस में 1/x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का गुना इससे होगा x स्क्वायर प्लस 1, अब बट्टे में हो जाएगा x, और ये दो अगर यहाँ पर भेजें तो ये गुना में आ जाएगा, है ना। इसे अगर हम लोग यहाँ नहीं लिखें तो इधर आकर के ये बट्टे में आ जाता है, गुने में। तो क्या हो गया, कॉसेक थीटा का मान x स्क्वायर प्लस 1/2x। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/2x। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 51 नंबर का, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1। इसका मान आपको बताना है कि इसमें से कौन होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग लिख लेते हैं इसको, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग क्या पढ़े थे कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 + टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे 60 है तो 60 दे दिए। अब माइनस में टेन स्क्वायर 60 डिग्री है तो यहाँ पर लिख देंगे टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1। तो यहाँ प्लस में टेन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस में टेन स्क्वायर 60 डिग्री, दोनों कट गया तो 1 और 1 बचा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 आपका यानी कि बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो 52 नंबर का है, यहाँ देखिए बहुत आसान है ये, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो 10 कहाँ है यहाँ पर, ये डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा, यहाँ 0 होगा, है ना, 30 डिग्री होगा ये 53 नंबर का। तो 2 10 30 डिग्री बट्टे में है 1 + टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान आपको बताना है। तो सॉल्व कीजिए, 2 × 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हम लोग 30 डिग्री, अब बट्टे में क्या है 1 + टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 तो 2 ही रहेगा, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, बट्टे में हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 स्क्वायर है तो इसको हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3, उसके बाद हो जाएगा 1 + 1/ इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 3। इसका मतलब क्या हुआ, 2/√3, इसके बट्टे में 3 का गुना इसके साथ होगा तो 3 एकम 3 1 4, 4/3, तो 4/3 कर लिए। अब जो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को जब बट्टा में रहे तो ऊपर वाले को हम लोग लिख लेते हैं आराम से, और सबसे नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं और बीच वाले को नीचे कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, मतलब क्या हुआ, ऊपर में क्या बचा 3 और नीचे भी बचा 2√3। अब √3 से अगर हम लोग गुना करें ऊपर नीचे परमेयीकरण, चूँकि बट्टे में √3 नहीं रहना चाहिए, तो ऊपर में क्या हो गया 3√3, अब बट्टे में √3 का गुना हो जाएगा 3, और 3 का गुना 2 से होगा तो 6 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 मतलब √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है, या तो साइन 60 डिग्री का या कॉस 30 डिग्री का। तो कॉस 30 डिग्री इसमें नहीं है, साइन 60 डिग्री है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। 54 नंबर का प्रश्न है कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर चित्र बना लें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये खंबा है 6 मीटर ऊंचाई का, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 मीटर, और इस खंबे का साया जो है ये 2√3 मीटर लंबी है, यानी कि 2√3। तो सूर्य के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है, यानी कि ये कोण थीटा मान लेते हैं, तो ये कोण आपको निकालना है। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री का बनेगा, चूँकि खंबा जो है एकदम लंबवत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया लंब, इस थीटा के लिए ये लंब और ये आधार। तो लंब बट्टा आधार किसका होता है, टेन थीटा का, टेन थीटा, और थीटा के जगह पे हम लोग अभी थीटा लेंगे क्योंकि हमको थीटा ही निकालना है, कोण निकालना है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। लंब के जगह पे है 6, आधार के जगह पे है 2√3, तो 2 तिया 6, ऊपर में क्या हो जाएगा 3 बट्टे में √3, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 3√3 या बट्टे में हो जाएगा 3 से 3 कट गया
तो क्या बच गया यहाँ पर √3। √3 किसका मान होता है, टेन 60 डिग्री का। 10 से यहाँ पर 10 कट गया तो क्या बचा थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 55 नंबर का। किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई ज़मीन पर क्या होगी। अभी जो प्रश्न हम लोग सॉल्व किए जस्ट उसका उल्टा है ना। एक मीनार दिया हुआ, मीनार की ऊंचाई कितना है 15 मीटर, 15 मीटर, और इसकी छाया जो है मान लेते हैं अगर ये x है तो ये x हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया हुआ क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि 60 डिग्री, ये कोण है 60 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री का है। तो लंब बट्टा आधार किसका होता है, अभी जस्ट बताया आपको 10। यहाँ पर थीटा नहीं लेंगे क्योंकि थीटा दिया हुआ है, तो थीटा की जगह पे हम लोग 60 डिग्री लेंगे। और 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो ऊपर में हो जाएगा 15 बट्टे में क्या हो जाएगा x। 10 थीटा का मान होता है √3, 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो बराबर क्या हो जाएगा 15 बट्टे में x। x को अगर हम लोग यहाँ भेजें या √3 को यहाँ भेजें तो कोई हर्ज नहीं, तो x बराबर हो जाएगा 15 बट्टे में √3, ऊपर नीचा √3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 √3 बट्टे में 3, 3 पंचे 15, क्या हो गया x बराबर 5√3 मीटर। तो x का मान क्या आ गया 5√3 मीटर। तो ये जो है ये इस मीनार के साया की लंबाई है, ठीक है ना। ये तो 5√3 कहाँ पर है, 5√3 मीटर c, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखिए क्या दिया हुआ है, निर्देशांक अक्ष मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो अक्ष होते हैं, इसको कहते हैं x अक्ष और इसको कहते हैं y अक्ष। तो ये y डैश हो गया, ये y हो गया, ये x है तो ये x डैश हो जाएगा, है ना। तो ये जो x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो ये दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु ये हुआ, और इस बिंदु को क्या कहा जाता है ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। तो ये हमारा मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु, ठीक है ना। और मूल बिंदु को दर्शाते हैं 0 और 0 से, ठीक है। तो ये सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर में है बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा प्रथम पाद होता है, ये द्वितीय पाद होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है। तो माइनस और माइनस इसमें जो है इसमें दोनों ही प्लस और प्लस होते हैं, ठीक है। इसमें जो है ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस, तो माइनस प्लस हो गया, और इसमें जो है दोनों ही माइनस होते हैं, ठीक है। और ये इसमें होता है पहला वाला x वाला होता है प्लस और दूसरा वाला होता है माइनस। तो इसमें दोनों ही माइनस है, तो दोनों माइनस किस में होता है ये, तो तृतीय पाद इसका मतलब सी आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला। 58 नंबर का है कि मूल बिंदु से बिंदु P साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी क्या हो जाएगा। कहाँ से कह रहा है कि मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मूल बिंदु हमारे पास एक ये बिंदु है, ठीक है ना। तो मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0, और यहाँ से कोई दूसरा बिंदु है यहाँ पर जिसका नाम है P, और साइन थीटा कॉस थीटा ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, तो दूरी सूत्र हम लोग लगाते हैं, इसका नाम हम लोग दे देते हैं मान लीजिए a। तो AP क्या हो जाएगा, AP बराबर इसको हम लोग कहें x1 y1, ये x2 y2। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना हमारे पास साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या आया हमारे पास, साइन थीटा में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा साइन, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस कॉस थीटा में से 0 घटाएंगे तो कॉस बचेगा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा होगा क्या होता है 1,
और 1 रूट में है तो बाहर निकलेगा तो 1 होगा, इसका मतलब 1 इकाई। चूँकि ये दूरी है ना, मतलब ए और पी के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी किसी न किसी यूनिट में होना चाहिए, चाहे मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, कुछ नहीं हो तो हम लोग इकाई कहते हैं, तो 1 इकाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, यानी बिंदुओं आर, दो बिंदु दिया हुआ, यहाँ पर एक आर और एक एस, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो बस सेम टू सेम अभी जो बनाया है वैसे ही निकल जाएगा। मान लीजिए दो बिंदु, ये एक बिंदु है आर, है ना, इसका मान दिया हुआ है 1 और 1, और दूसरा बिंदु है एस, इसका निर्देशांक दिया हुआ है -1 और 5। तो ये होता है हमारा x1 y1, ये होता है x2 y2। हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे, आर एस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी -1 में से -1 को घटाएंगे का होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि 5 में से हम लोग 1 को घटाएंगे का होल स्क्वायर। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो -1 कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 1 गया तो 4 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया अपने पास, 2 दूना 4, माइनस में है तो प्लस में आ गया, 2 दूना 4 प्लस 16, 16 4 कितना होता है 20, तो अंडर रूट 20, 20 में 20 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 में से 2 बाहर निकलेगा और 5 अंदर रह गया। तो 2√5 इकाई, 2√5 इकाई, तो 2√5 इकाई कहाँ है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 60 नंबर का प्रश्न है कि रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरती है। अब बारी बारी से सबको चेक करना पड़ेगा। तो y बराबर 8 का सबसे पहले हम लोग आलेख खींच लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्राफ खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, y बराबर 8, तो हमें इधर 8 लेना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पर आया। ये हमारे पास y है और ये y डाइस है, ये हमारे पास x है, ये हो गया x डाइस। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पर है। तो y बराबर 8 कहाँ होगा, यहाँ होगा, चूँकि x बराबर 0 है, x इसमें नहीं है, तो x नहीं है तो इसका मतलब x वाले लाइन पे 0 और y वाले लाइन पे 8 तक जाएगा। अब देखिए a वाला बिंदु जो है 1 8 है, तो 1 जो है ये क्या है, x है, ये y है, तो x का मान 1 और y का मान 8 यहाँ आया। दूसरा वाला b में x का मान 4, y का मान 8, x का मान 4 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर है, x का मान 4 और y का मान 8, इसके सिद्ध में यहाँ पर जाएगा। ठीक है ना, x का मान 4 तक गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 तक गए, इसको ऊपर बढ़ाएंगे y तक, y का मान चूँकि 8 है तो यहाँ आया, और 0 8, x का मान 0, y का मान 8 यहीं पर आ जाएगा। तो ये सब क्या है, सब एक लाइन में आ रहा है ना, ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु सब एक लाइन में आ रहा है। और d जो है आपका, x का मान 8 है, तो x का मान 8 तो यहाँ होगा ना, अब y का मान 1, तो y का मान 1 इसके सामने है ना, तो यहाँ आया। तो ये बिंदु जो है कौन सा, 8 और 1, ये 8 और 1 बिंदु जो है ये इस लाइन में नहीं है, मतलब y का मान 8 जो है वो ये लाइन है ना उसका, तो इस लाइन में ये बिंदु नहीं है, इसका मतलब डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ, ये, और इसमें दोनों ही प्लस में होता है ना, भुज और कोटि दोनों ही क्या होता है प्लस में। इसमें क्या होता है, एक जो है आपका पहला वाला माइनस में और दूसरा वाला प्लस में, इसमें दोनों ही माइनस में होता है ना, और इसमें पहला वाला प्लस में और दूसरा वाला माइनस में। तो आपको खोजना किस में है, प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों ही प्लस प्लस वाले को खोजिए, ये ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है कि एक बिंदु दिया हुआ है y अक्ष से लंबवत दूरी, एक बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है कि y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगा इसका। तो
तो सबसे पहले तो इस बिंदु को हम लोग एक ग्राफ में फिट करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि y से इसकी दूरी क्या है। तो एक ग्राफ बना लेते हैं, कहाँ तक है 5 और 6, तो 5 और 6 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5 बना लिए। और ये होता है पहला वाला हमारा x होता है, ये y होता है। तो x के जगह पे हम लोग 5 यहाँ आएंगे और y के जगह पे 6 ऊपर जाएंगे, 6 तक जाना पड़ेगा। तो 6 के सामने बढ़े और 5 के ऊपर बढ़े, तो यहाँ पर मिला। तो ये बिंदु हो गया हमारा 5 और 6, ठीक है ना। ये बिंदु हमारा हो गया A 5 और 6। तो सवाल क्या है कि y अक्ष से लंबवत दूरी, तो y अक्ष आपका ये है ना, y अक्ष जो है ये है y डैश। तो यहाँ से लंबवत दूरी, सीधा दूरी कितना है 5 है, यानी ये 0 होता है, 0 से लेकर के 5 तक गए आप x अक्ष पे, तो 5 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 5 इकाई, ठीक है। 63 नंबर है, बिंदुओं m-2 10 और n-8 14 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। मतलब मध्य बिंदु के नियामक आपको निकालना है। नियामक का मतलब क्या होता है कि निर्देशांक, है ना। तो मध्य बिंदु का आपका निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु सबसे पहले क्या करेंगे, 2 बिंदु बना लिए। ये बिंदु हमारे पास m का मान कितना है -2 और 10, और ये बिंदु हमारे पास n का मान कितना है -8 और 14। और इस दोनों बिंदु के एकदम बीच ये होगा मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु को अगर मान लीजिए हम लोग m1 और m2 मान लें, ठीक है ना। मध्य बिंदु को, मिडिल पॉइंट को m1 m2 मान लें। तो ये m1 m2 का जो निर्देशांक होगा, यानी x1, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ जो बनेगा ये x3 और y3 बनेगा, ये पॉइंट है ना। इस पॉइंट का कोई नाम दे देते, मान लीजिए p नाम दे दिए। तो p का जो ये पॉइंट का जो निर्देशांक है ये x3 y3 है। तो यही पॉइंट आपको निकालना है कि x3 कितना होगा, y3 कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे आसान फार्मूला आपको बताते हैं। जब भी मध्य बिंदु कहा जाए ना, तो जब भी आपको मध्य बिंदु निकालना हो ना, तो आपको क्या करना है, पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़ करके अगर हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो x3 निकल जाएगा, यानी इसका पहला बिंदु निकल जाएगा। x3 अगर हमको निकालना है तो पहले वाले को यानी -2 को जोड़ना है किससे, -8 से, और बट्टे में कितना दे देंगे 2। तो क्या हो जाएगा -2 और प्लस माइनस -8 बट्टे में 2, यानी कि 8 2 10, -10 बट्टा में 2, यानी कि क्या हो जाएगा -5। तो x3 आपके पास आ गया -5। अब y3 अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे, y वाले को दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो 10 प्लस में 14 बट्टे में 2, क्या हो जाएगा 14 10 24 बट्टे में 2, 12 दूना 24, तो 12। तो y3 आ गया आपके पास कितना 12, तो ये हो गया 12। तो इसका निर्देशांक जो है या नियामक जो है -5 और 12 आया। तो -5 और 12 सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। 64 नंबर का प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक इतना और इतना है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएगा। अभी जो आपको बताया ये सेम टू सेम वही प्रश्न है। आपको क्या करना है, एक वृत्त बना लेना है, ठीक है। और वृत्त के व्यास के छोर, एक छोर ये हो गया, दूसरा छोर ये हो गया। तो ये बिंदु दिया हुआ है 6 - 8, यहाँ लिख लेते हैं 6 और -8, और ये बिंदु दिया हुआ है -6 और 8, ठीक है। तो आपको केंद्र क्या हो जाएगा, व्यास का मध्य बिंदु, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या बताया, पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़ना है। मतलब ये x1 x2 हो गया, x1 y1 x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x3 y3। तो x3 अगर हम लोग को निकालना है तो पहले वाले को जोड़ना है। तो 6 प्लस -6 बट्टे में 2, कितना हो जाएगा, 6 में से 6 गया तो 0 बट्टा 2, यानी कि 0। तो x3 आपके पास आ गया 0। अगर हम लोग को y3 निकालना है तो क्या करेंगे, -8 को +8 के साथ जोड़ेंगे, -8 + 8 0, सॉरी बट्टे में 2, तो 8 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 0, 0 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 0। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके पास क्या आ गया 0 और
0। तो 0 और 0 यानी कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर का। बिंदु ए 3,4 और बी P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि बराबर दूरी पे। मान लीजिए कोई दो बिंदु है, एक बिंदु ये है A, है ना, A का मान कितना दिया हुआ 3, 4, और एक बिंदु है B और B का मान दिया हुआ है P1, P और 1। तो इसके समदूरस्थ, मूल बिंदु से समदूरस्थ, मान लीजिए कि ये मूल बिंदु है, तो यहाँ से मूल बिंदु मान लीजिए O है, तो O से A की दूरी और O से B की दूरी बराबर है ना। तो OA बराबर क्या हो जाएगा OB, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे OA निकालेंगे, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 और 0। तो OA के लिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग OA निकालेंगे। OA का दूरी सूत्र अगर हम लोग लगाएं तो क्या हो जाएगा OA, यानी 0 में से हम लोग 3 को घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 में से हम लोग 4 को घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 4 का हो जाएगा 16, 16 9 25, 25 में से बाहर निकलेगा क्या 5। तो OA, इस O से लेकर के A की दूरी कितना हो गया 5, ये हो गया 5, ठीक है। अब O से लेकर के B की दूरी हम लोग को निकालना है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी P में से हम लोग घटाएंगे 0 को, इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 में से घटाएंगे 0 को, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या P में से 0 घटेगा नहीं तो P हो जाएगा, तो P का स्क्वायर माइनस 1 में से 0 गया तो 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। तो OB यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि OA बराबर है OB, क्यों है, क्योंकि समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पे है, जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे ये भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोनों की दूरी बराबर हो जाएगी। तो OA का मान अभी क्या निकाले 5, तो 5 बराबर हो जाएगा OB का मान कितना निकाले अभी अंडर रूट P स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। रूट को हटाने के लिए हमारे पास क्या जुगाड़ है, एक ही जुगाड़ है, क्या, वर्ग करने पर। वर्ग करने पर, वर्ग अगर हम लोग कर दे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ अंडर रूट P स्क्वायर माइनस 1, इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 1, माइनस में 1 है, इसको इधर अगर हम लोग लेकर के आएंगे तो 25 प्लस 1 हो जाएगा बराबर P स्क्वायर। तो यहाँ जगह नहीं है, इधर लेके आ जाते हैं, तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 25 1 26, इसका मतलब क्या हो गया P बराबर हो जाएगा रूट के अंदर, जब ये रूट के अंदर जाता है तो प्लस माइनस बाहर आके बैठ जाता है, तो 26, 26 को हम लोग कैसे लिखेंगे 4 गुना 4 छक्के 24 होना चाहिए ना, कहीं गड़बड़ हो रहा है, मतलब यहाँ देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया, प्लस 1 होगा ना, यहाँ माइनस कर दिए यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना, चूँकि 1 का स्क्वायर 1 और प्लस है बाहर में तो प्लस 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ भी प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1, और ये प्लस 1 इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, है ना। तो 25 में से 1 घट जाएगा, अब तो कितना बच जाएगा 24, और 24 अंदर आने के बाद 4 छक्के 24, यही हमको नहीं मिल रहा था, तो 4 में से क्या निकलेगा बाहर 2 निकलेगा, प्लस माइनस पहले से है, अंदर क्या बच गया 6, तो प्लस माइनस 2 रूट 6 P का मान निकला, तो प्लस माइनस 2 रूट 6 D आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 66 नंबर का, बिंदुओं 3 बिंदु दिया हुआ, ठीक है ना, A B और C से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जब ये क्षेत्रफल कहेगा ज्ञात करने के लिए तो क्या करना है आप लोग को, त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मॉड, इसको कहते हैं मॉड। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई
और मॉड को बंद कर देंगे। ये जो लाइन होता है दोनों तरफ से, इसको कहते हैं मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास मॉड के अंदर माइनस में 2 है तो बाहर निकलेगा प्लस में 2। मॉड के अंदर अगर माइनस हो तो प्लस में बाहर निकलता है, प्लस हो तो भी प्लस में बाहर निकलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मॉड लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लिखने के बाद ये सिर्फ y माइनस वाई हम लोग नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 से शुरू करेंगे, 2 3, फिर 3 पे ख़त्म हुआ तो 3 से शुरू करेंगे, 3 1, 1 पे ख़त्म हुआ 1 से शुरू करेंगे, 1 2। ठीक है ना, अब ये कंप्लीट हुआ, मतलब x1 इंटू y3 माइनस y2 माइनस y3 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 और ये लिख लेंगे, है ना। और इस पे जो है हम लोग मान बैठा लेंगे, किसका, ये जो दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है ना, और जहाँ जहाँ x1 y1 x2 y2 इसमें आया हुआ है सबका मान यहाँ से चुन करके हम लोग बैठा देंगे। बैठाने के बाद क्या आएगा आप लोगों का, तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से इसका मान बैठा देंगे। और मान बैठाने के बाद इसको अगर आप लोग ध्यान से सॉल्व कीजिएगा तो आपका 4 वर्ग इकाई आपका आंसर आएगा। वीडियो को रोक करके हम सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान से देख करके थोड़ा टाइम लग जाता ज़्यादा, इसलिए हम सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो 4 आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 6 7 यानी कि 67, 2 बिंदु दिया हुआ है, को मिलाने वाले रेखाखंड को, यानी ये 2 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु y निर्देशांक पूछा है। ठीक है ना, तो जब अनुपात में डिवाइड करना हो, मध्य बिंदु अगर निकालना हो तब तो बता दिए थे आपको, दोनों को जोड़ करके x1 x2 को जोड़ के y1 y2 को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। लेकिन अगर अनुपात में डिवाइड करना हो, मान लीजिए ये बिंदु हमारे पास है ए का मान दिया हुआ है यहाँ पर 4 माइनस के 3, ये बिंदु हमारे पास बी का वैल्यू दिया हुआ है 9 7, है ना। और मान लीजिए ये एक रेखा है, इसको 3:2 यानी 3:2 में डिवाइड करना है, तो मान लीजिए ये है वो। ठीक है ना, और ये बिंदु है M1 M2। ठीक है, M1 और M2 ये बिंदु है जो 3:2 में ये डिवाइड हो रहा है, बट रहा है। तो अब कह रहा है आपको कि ये बिंदु का जो निर्देशांक बनेगा, क्या बनेगा, ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये बिंदु का क्या हो जाएगा, x3 y3, है ना। तो ये x3 y3 में सिर्फ y आपसे पूछा है, y निर्देशांक, तो y वाला निकालना है। तो y वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y वाला से पहले आपको x वाला बता देते हैं। अगर x3 निकालना हो, जब अनुपात में इसको बांटा गया हो, मध्य बिंदु के लिए क्या बताए थे आपको कि x1 x2 को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, y1 y2 को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। लेकिन जब अनुपात में बांटा गया हो तब क्या करते हैं, तब एक फार्मूला होता है, अगर x3 अगर आपको निकालना हो, ठीक है ना, तो m1 m2 है ना, तो m1 प्लस m2 हटा के ऊपर में लिख लेंगे, और नीचे जो है m1 m2 एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर x3 है ना, तो यहाँ पर x2 और x1 कर देंगे, तो क्या हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1। तो ये m1 और m2 कहाँ से लाएंगे, तो ये जो आपका अनुपात दिया हुआ है इसको कहते हैं m1, और ये दूसरा हो जाता है आपका m2। ठीक है ना, तो m1 का मान 3 है, m2 का मान 2 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो x3 तो आपको नहीं निकालना है, सॉरी x3 तो आपको नहीं निकालना है, आपको y3 निकालना है, यानी y निर्देशांक निकालना है। तो y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग m1 लिख लेंगे प्लस m2 लिख लेंगे, ऊपर में हटा के नीचे में एक साथ m1 प्लस m2, और यहाँ पर y है ना, तो y2 और y1 हो जाएगा। ठीक है, पहले 2 बाद में 1। तो m1 का मान कितना आपके पास 3 है, तो 3 गुना में y2 का मान कितना आपके पास, y2 हो गया 7, तो 7 हो गया, प्लस है तो प्लस दे दिए। m2 का मान है आपके पास 2,
और गुना में y1 का मान कितना आपके पास, y1 का मान है आपके पास -3, तो -3 बट्टे में m1 + m2 मतलब 3 और 2, 3 + 2, तो 3 × 7 + 2 × -3, 3 + 2, ये आपको खोजना है ऑप्शन में। तो 3 × 7 + 2 × -3, 3 × 7 + 2 × -3, देखिए बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। 3 × 7 है ना, और प्लस में 2 × -3, 2 × -3 और प्लस में 3 + 2, 3 + 2, तो ये बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न थोड़ा आसान है, 6.8 का। त्रिभुज ABC में यदि कोण A + कोण C बराबर 120 डिग्री तो कोण B ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये कोण तीनों मिला के कितना होता है, 180। तो दो कोण का मान 120 दिया हुआ है, तो तीसरा कितना हो जाएगा, 180 में से 120 घटा देंगे, या 120 में और कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो 120 में और कितना जोड़ें, तो 120 में आप जोड़िएगा कितना, 60 डिग्री, तब ना 180 हो जाएगा। तो बी का मान कितना हो गया, 60, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 6.9 का। त्रिभुज ABC तथा DEF, दो त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें भुजा का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है कि ये समरूप होंगे जब दो भुजा का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर हो जाए तो ये समरूप हो जाता है। तो दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक का नाम है ABC, दूसरा का नाम है DEF, ठीक है। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके भुजा का, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो दो संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया है, तो 2 दिया है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। AB बट्टे में है DE बराबर है किसके, BC बट्टे में FD। तो AB कहाँ है, ये है, DE कहाँ है, ये है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया BC। तो BC कहाँ है, BC आपका ये, और FD कहाँ है, ये, ठीक है ना। तो ये दो भुजा का अनुपात जो है बराबर है। तो जब दो भुजा का अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो कौन सा कोण बराबर होगा, तो जो दो भुजा बराबर है ना उसके बीच का कोण। तो ये दो भुजा के बीच का कोण कोण B है ना, और कोण B, और ये दो भुजा के बीच का कोण ये है कोण D। तो मतलब कोण B बराबर कोण D अगर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण B बराबर कोण D कहाँ पर है, कोण B बराबर कोण D, यानी कि D आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका 70 नंबर का। कह रहा है कि दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है ना, दोनों समरूप है, ABC समरूप त्रिभुज PQR और BC बट्टा QR बराबर 1/5। कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होगा। तो इसी से रिलेटेड अभी जो बताया आपको, इसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है। मान लीजिए दो त्रिभुज है आपके पास, ठीक है ना, एक है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQ और R। तो दो त्रिभुज अगर समरूप है, ठीक है, दो त्रिभुज अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि समरूप है, तो मान लेते हैं कि ये समरूप है। तो दो त्रिभुज अगर समरूप है तो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का अनुपात बाकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। एक ये बात हो गया। दूसरा यहाँ पर बताया कि जब दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, या नहीं तो दो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा और एक कोण बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, PQR बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ये संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। तो संगत एक ठो भुजा का मान दिया हुआ है BC बट्टा QR। तो BC बट्टा QR में BC बराबर है 1, तो BC बराबर हो गया 1 और QR बराबर 5, तो QR बराबर हो गया 5, ठीक है ना। तो ये संगत भुजा। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR,
PQR इस त्रिभुज में जो मतलब जो इसका भुजा है ये 5 है और ABC वाले भुजा में क्या है 1 है, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। नियम क्या है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो पहले PQR त्रिभुज है ना, तो इसीलिए पहले PQR का भुजा लिए और बाद में है बट्टे में है त्रिभुज ABC, तो नीचे में लिए हम लोग ABC का भुजा और इसका वर्ग कर दिए, ये नियम होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और बट्टे में 1 का स्क्वायर 1, यानी कि हो जाएगा 25। तो दोनों का अनुपात किसके बराबर है 25 के, तो 25 आपका ए नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका tan 90 डिग्री माइनस ए। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो cot ए हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 72 नंबर का, दी गई आकृति में DE समांतर है BC के। ये DE जो है BC के क्या है समांतर है ये दोनों। ठीक है, और AD बराबर 5 सेंटीमीटर, ये AD जो है ये 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, DB 6 सेंटीमीटर, DB 6 सेंटीमीटर और AE 8 सेंटीमीटर, AE यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो EC ये ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो ये है थेल्स पर में, और थेल्स पर में अगर आप लोग पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि AD बट्टे में क्या है DB बराबर होता है AE बट्टे में EC के। तो AD का मान आपको पता है, यहाँ से AD का मान कितना दिया हुआ 5 बट्टे में DB का मान दिया हुआ 6 बराबर हो जाएगा AE का मान दिया हुआ 8 बट्टे में EC आपको निकालना है। तो EC निकालना तो इसका गुना इसके साथ करेंगे, तो 5EC बराबर हो जाएगा 8 छक्के 48, 40 8 48। तो EC बराबर क्या हो जाएगा, EC बराबर हो जाएगा 48 और बट्टे में 5। तो अगर हम लोग 48 बट्टे 5 अगर इसको हम लोग काट दें तो 5 9 45 3 5 छक्के 30, 9.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था तो 9.6 यानी कि C आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न यानी कि 73 नंबर का। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग तो भूल जाते होंगे। तो 73 नंबर का है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा? दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा? ये थेल्स ने कहा था। अभी जस्ट आपको बताया थेल्स प्रमेय के बारे में, है ना। तो ये थेल्स ने कहा था ये कथन, अगर आप लोग प्रमेय पढ़े हैं तो आपको याद होगा ये। ठीक है, अगला देखते हैं 74 नंबर का। 74 नंबर का है, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत आसान है, ये एक वृत्त है, वृत्त के बाहर मान लीजिए एक बिंदु है P, तो P से वृत्त पर क्या गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बिल्कुल दो से ज़्यादा हम लोग नहीं खींच सकते हैं। ये बिंदु यहाँ आ गया, तो 2 ही स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 74 नंबर का। चौहत्तर नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, दी गई आकृति में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण APO बराबर 40 डिग्री, तो कोण OAB क्या होगा। ये आकृति दिया हुआ है, ठीक है ना, हम बगल में बना लिए थे, तो सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ आपके पास, APO यानी ये कोण आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है कौन सा OAB, OA और B, ये कोण आपसे पूछ रहा है। यहाँ आपको पता है कि ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से अगर हम लोग स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, ठीक है, तो ये कोण जो बनता है 90 डिग्री का बनता है। और PAO और B क्या है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में एक कोण दो कोण मालूम चल गया, ये 40 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा आपका
40 डिग्री, क्योंकि बराबर होता है ये दोनों। तो कितना हो गया 80। तो अब आप जोड़ लीजिए, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये हो गया 80। ठीक है, कितना हो गया 90 दूना 18 180 और 180 और 80 0 9 9 18 18 8 26 260। तो 260 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा ये हमें निकालना है। तो ये कोण और ये दोनों और ये सब मिलाकर के कितना हो गया 260। तो 260 में कितना और जोड़ेंगे तो 360 होगा, तो 100। तो ये कोण का मान कितना हो गया 100। ठीक है ना। तो ये कोण अगर 100 हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं 100। तो ध्यान से देखिए ओ ए और बी क्या एक त्रिभुज है ना, और त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो तो बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होगा। तो ये कोण 100 डिग्री है, तो कितना बच गया 80 बच गया इधर। तो 80 में आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा 40। आ गया बात समझ में। तो 40 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 76 नंबर का। दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है तथा PQ बराबर PR। तो कोण PQR बराबर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए PQ और PR बराबर है, PQ ये बराबर है PR के इसके, ठीक है ना। और ये क्या है एक वृत्त का व्यास है। तो व्यास के सामने वाला कोण जो होता है ना ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो एक कोण आपको पता चल गया, दो भुजा बराबर है। तो दो भुजा बराबर है तो बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो ये 90 है, तीनों मिलाकर के 180 होना चाहिए। तो 90 में और कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 90 और 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। तो ये हो जाएगा आपका 45 और ये भी हो जाएगा 45, क्योंकि बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो आपसे कौन सा कोण पूछा जा रहा है PQR ये 45। तो 45 आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर का। यदि O केंद्र वाले वृत्त में AB और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 110 डिग्री, तो कोण CAO बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर O केंद्र वाला एक वृत्त बना लेंगे। टेढ़ा मेरा आपको सीधा बनाना है। O केंद्र वाला एक वृत्त बना लिए, इसका केंद्र O है। AB और AC दो स्पर्श रेखा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कर देते हैं AB और AC, इसको अगर हम लोग A माने तो यहाँ से जो ये स्पर्श रेखा जाएगा तो ये हो जाएगा B, और यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा C। अगर ये वृत्त आपका सीधा होता तो ऐसा जाता, तो ये हो जाएगा आपका C। तो AB और AC क्या है स्पर्श रेखा है, और आपको दिया हुआ BOC यानी कि B ये बिंदु स्पर्श बिंदु है, ये बिंदु स्पर्श बिंदु। अगर हम लोग केंद्र से मिला दें दोनों को तो क्या हो गया BOC ये कोण आपको दिया हुआ 110 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछ रहा है CAO यानी कि इसे जो अगर हम लोग मिला दें केंद्र से, ठीक है, तो ये कोण जो बनेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये आपको पता ही है 110। तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 9 18 180 प्लस 110 कितना हो जाएगा 0 8 1 9 और 290 में और कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360। तो ये कोण निकल जाएगा आपको। तो 360 में से 290 घटा दीजिए, 360 में से 290 घटा देंगे 0, 16 में से 9 गया तो 70 डिग्री। तो ये कोण हो गया 70, तो ये हो जाएगा 35, ये भी हो जाएगा 35, क्योंकि दोनों आधा आधा होता है या दोनों बराबर होता है। तो ये निकल गया आपका 35। तो 35C आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। 78 नंबर में है, बिंदु T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, है ना, और T कहीं पर कोई बिंदु है, ये है T, ठीक है। और क्या कह रहा है कि T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ से इसका अगर हम लोग स्पर्श रेखा बना लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। टी से स्पर्श रेखा, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है ना। और ये केंद्र है, केंद्र ओ हो जाएगा। ओ से अगर हम लोग स्पर्श बिंदु को मिला दें तो कह रहा है कि और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर। तो केंद्र से टी की जो दूरी है ये कितना है 13 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो है, यानी केंद्र से अगर हम लोग त्रिज्या ले लें और स्पर्श बिंदु से मिला दे त्रिज्या को, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कर्ण, और ये कर्ण है तो ये हो जाएगा आधार, है ना। ये हो जाएगा लंब, और ये क्या है एक त्रिज्या है। तो त्रिज्या हमको निकल जाएगा, मतलब लंब निकालना है आपको। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन गया, तो ओ टी और ए क्या एक समकोण त्रिभुज है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर में से आधार को अगर हम लोग हटा दें तो लंब निकल जाता है। तो 13 का हो जाता है 169, 12 का 144। तो 169 में से अगर हम लोग 144 को घटाएं तो 25 बचेगा। 25 से बाहर क्या निकलेगा 5 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में, यानी 5 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। तो कोण ओ क्यू आर बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए ये एक आकृति है, इसमें केंद्र क्या है ओ है, क्यू पी आर 60 डिग्री, क्यू पी आर ये कोण दिया हुआ आपको 60 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस कोण का दुगुना होता है ये कोण। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। आपको निकालना क्या है ओ क्यू आर, ओ क्यू आर यानी कि ये कोण निकालना है ना। तो ये एक वृत्त की त्रिज्या, ये एक वृत्त की त्रिज्या। अभी जस्ट आपको बताया कि वृत्त की त्रिज्या अगर बराबर है तो मतलब त्रिभुज का क्या हो गया, दो भुजा बराबर हो गया। भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है, तो 120 में और कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा 60, और 60 का आधा कितना होता है 30। तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। तो 30 आपका क्या हो गया सही आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 80 नंबर का। ये एक आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका परिसर ज्ञात करना है। परिसर का मतलब क्या होता है रेंज, और रेंज अगर हम लोग को निकालना है, रेंज मतलब परिसर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो इसमें है ना, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो क्या है 84। यहाँ पर लिख लेंगे 84। इसमें से घटा देंगे जो सबसे छोटा आंकड़ा है हमारे पास क्या है 15। तो 84 में से अगर हम लोग 15 घटाएं तो कितना बच जाएगा 69, है ना। तो ये 69 आपका क्या हो जाएगा आंसर ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ये एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। इसका कार्य समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये एक आंकड़ा होता तो इसका माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, आंकड़ा को ऊपर में जोड़ करके आंकड़ा के संख्या से भाग दे देते। तो ऊपर में अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे और ये एपी है तो इसी को तो कहते हैं एसएन, मतलब एन आंकड़े का एन पदों का योग को हम लोग एसएन कहते हैं, ठीक है। और बट्टे में क्या देंगे पदों की संख्या माध्य निकालने के लिए। तो पदों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, चूँकि ये एपी है तो एन पद हैं, तो यहाँ पर एन लिखेंगे। एसएन को यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ आपको ए पता है, ए बराबर क्या हो जाएगा 1, और डी बराबर क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1, ए और डी मालूम है। और ये होता है ए एन, लास्ट वाला पद को हम लोग क्या कहते हैं ए एन। तो जब ए एन दिया रहे तो एस एन का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो होता है n/2 और a प्लस ए एन, ठीक है। और बट्टे में क्या है यहाँ पर n, तो क्या हो जाएगा n/2, a का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे 1, an का मान रखेंगे n, और बट्टे में क्या है n। यहाँ देखिए 1 + n जो है n के साथ गुना ऊपर वाले के साथ, तो n × 1 + n, बट्टे में ये आ जाएगा 2 और इसके बट्टे में आ जाएगा n, ठीक है। तो इसके बट्टे में 2 है तो यहाँ पर n × 1 + n बट्टे में 2, और इस n के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 चला जाएगा ऊपर, बट्टे में आ जाएगा n, n से n कट गया तो क्या बचा 1 + n बट्टे में 2।
इसी को हम लोग कह सकते हैं n+1/2। तो n+1/2 है आपका, यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य, तो x का मान क्या होगा। देखिए इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, इसको उल्टा पुल्टा करके दे दिया है, आप लोग पहले सीधा लिख लीजिए। 3 माध्यक, माध्यक या माध्यिका एक ही होता है, 3 माध्यक -2 माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक। 3 माध्यक -2 माध्य बराबर होता है बहुलक, है ना। अगर इसे हम लोग अरेंज करें, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, ये आप लोग को याद रखना है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग 3 मीडियन -2 मीन बराबर बहुलक, है ना। तो ये आप लोग को याद रखना। इसको अगर हम लोग सीधा करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माध्यक और x माध्य को अगर हम लोग इधर लेके आए तो माइनस में x माध्य हो जाएगा, है ना। 3 माध्यक -x माध्य, बहुलक इस साइड है ही, यहाँ पर बहुलक हो जाएगा। अब क्या बन गया, 3 माध्यक से मिल गया, माइनस यहाँ अगर हम लोग 2 कर दे तो 2 माध्य बराबर बहुलक मिल जाएगा। 2 माध्य बराबर बहुलक मतलब x का मान क्या हो जाएगा, 2। तो ये 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अगर हम लोग सीधा कर लें तो हमको आराम से x का मान निकल जाएगा, और ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रेक्षण आपको दिया हुआ है ना, इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार इसमें आया हुआ है वही बहुलक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया हुआ है, 13 13 13, मतलब 13 जो है आपके पास ये 3 बार आया हुआ है। बाकी चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर 12 2 बार आया है, 11 2 बार आया है ना। तो 13 आपका बहुलक हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ये एक आंकड़ा दिया हुआ है का माध्य, इसका माध्य भी दिया हुआ है 10, तो x का मान क्या हो जाएगा। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो जोड़ दीजिए 7 + 9 + 13 + 15 + x, और बट्टे में जितना संख्या उतने से भाग दे देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे। और ये माध्य है और दिया भी तो है माध्य, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य, यानी ये फॉर्मूला के हिसाब से हो गया, और जो दिया है वो, तो यहाँ से x का मान निकालना है तो 5 का गुना 10 से हो जाएगा। इस सब को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 44, है ना। अब प्लस x बराबर 10 का गुना 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। x बराबर हो जाएगा 50 - 44, 50 में से 44 घट गया तो 6, यानी कि x बराबर क्या निकल गया आपका, 6। तो 6 यहाँ पर खोजना है, ए में है, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा। अगर कोई घटना होती है तो अधिकतम मान 1 होगा, नहीं होती है तो 0 होगा। तो प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा, 1। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो घटना का जो मान होता है ना, वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। ठीक, तो 0 से 1 के बीच में घटना की प्रायिकता होती है, तो आपको 0 से 1 के बीच में खोजना है यहाँ पर। तो 0 से 1 के बीच में 50% परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/100 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, यानी 1/2, यानी 0.5। एक 0 और 1 के बीच में है, ये तो ऑलरेडी है 0 1 के बीच में, 3/4। नीचे में बड़ी संख्या, ऊपर में छोटी संख्या, ये भी मतलब जो है 0 दशमलव कुछ आएगा, यानी 0 1 के बीच में, और नीचे में छोटी संख्या, ऊपर में बड़ी संख्या, इसका मान हो जाएगा 1 दशमलव कुछ कुछ। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये आपका क्या कहते हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब क्या कह रहा था कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये नहीं हो सकती है क्योंकि इसका मान 1 दशमलव कुछ कुछ आएगा, है ना। आप भाग दे करके देख लीजिएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। मान लीजिए पासा क्या होता है, लूडो का गोटी।
तो एक न्याय संगत पासा फेंका गया। एक पासा अगर हम लोग फेंकते हैं तो पासा में कौन कौन सा अंक होता है? 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 1 6 होता है। तो 2 का गुणज कौन सा हो गया? ये हो गया 2, फिर 4, फिर 6, 3 हो गया ना। तो संभव परिणाम कितना हो गया? 3। कुल परिणाम कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो 3 दूना 6 यानी कि 1/2। तो 1/2 आपका ए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगा? देखिए, ताश के गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52, है ना। 52 में जो है 26 लाल होते हैं, मतलब रेड, और 26 जो है वो ब्लैक होते हैं। तो संभव परिणाम कितना हो गया? 26, और कुल परिणाम कितना है? 52। तो 26 दूना 52, तो कितना हो गया? 1/2। तो 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 89 का। 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष मतलब होता है हेड, आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 2 सिक्का अगर उछालते हैं तो संभव परिणाम क्या होगा? मान लीजिए ये 2 सिक्का है, एक सिक्का में क्या होता है? एक हेड और एक टेल। इसमें भी एक हेड होगा और एक टेल होगा। तो इसका संभव परिणाम क्या होगा? मान लीजिए या तो हेड आ जाए, है ना, या टेल आ जाए, या एक बार हेड आए फिर टेल आए, या पहली बार टेल आया दूसरी बार हेड आए। तो ये इसका संभव परिणाम हो गया कि इतना परिणाम हो सकता है 2 सिक्का उछालने पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि कम से कम एक शीर्ष मतलब एक बार हेड आने की संभावना क्या बनेगी? एक बार हेड, एक ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, मतलब 1 2 3 इसमें नहीं आ रहा है हेड। तो संभव परिणाम कितना हो गया? 1 2 3, यानी तो संभावना क्या बन रहा है? 3 बार संभावना बन रहा है हेड आने का। और कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4, तो कुल परिणाम है 4। तो एक बार कम से कम हेड आने का 3/4 हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 सिक्के है ना, 1 2 3, 3 सिक्के हैं। तो इसमें 2 होता है हेड टेल, इसमें भी 2 होता है हेड टेल, इसमें भी 2 होता है हेड टेल। तो कितना हो गया? 2 2 4 2 6। तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 6। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 91 नंबर का। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मतलब एक वृत्त है ना, एक वृत्त के अंदर एक वर्ग है। अंतःवर्ग का मतलब अंदर एक वर्ग है, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या जो है यहाँ से लेकर के, मान लीजिए ये एक त्रिज्या मान लें हम लोग, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये केंद्र है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर ए बी सी और डी ये एक वर्ग है, तो बी डी क्या हो जाएगा? एक विकर्ण हो जाएगा वर्ग का। तो वर्ग का विकर्ण जो है आपको मिल गया। वर्ग का विकर्ण कितना मिल गया? 8 + 8, 8 8 कितना हो गया? 16। अब वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? √2 × भुजा, ठीक है। तो यहाँ से भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 16/√2। अगर हम लोग √2 से गुना कर दे ऊपर नीचा तो कोई हर्ज नहीं है। 16√2 बट्टे में हो जाएगा 2। तो 2 8 16, यानी कि 8√2। भुजा निकल गया आपके पास 8√2 सेंटीमीटर। तो ये तो भुजा निकला ना, किसका भुजा निकला? वर्ग का। 8√2 सेंटीमीटर वर्ग का भुजा। वर्ग का जब भुजा निकल गया तो हम लोग आराम से क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। 8√2 इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 का 2 बार गुना करेंगे तो 64, और गुना में √2 का 2 बार गुना होगा तो 2 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न है 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात इतना है।
तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। परिधि दिया हुआ है ना, परिधि दिया रहे और क्षेत्रफल निकालना रहे, तो क्या करेंगे, पहले वाले का वर्ग और दूसरे वाले का वर्ग कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो 4 चौके 16, 5 पंचे 25, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9√3। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर भुजा स्क्वायर सिर्फ रखें, भुजा स्क्वायर रखें, तो जो बट्टे में है वो इधर आकर के गुने में हो जाएगा, 9√3 है गुना में 4, और जो गुने में है वो बट्टे में आ जाएगा √3, √3 से √3 कट गया, कितना हो जाएगा, 9 चौके 36। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 36, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो भुजा निकल गया 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो तो निम्न में से कौन सा जो है कथन सही होगा। मतलब क्या कर रहा है कि 3 वृत्त है, एक का त्रिज्या R1, दूसरे का R2 और एक का R। तो हम लोग वृत्त बना लेते हैं, मान लीजिए इसका हो गया R1, दूसरा वृत्त है इसका हो गया R2 और एक वृत्त है इसका हो गया सिर्फ R। तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, 2πr1, R के जगह पे हम लोग R1 ले लेंगे, और दोनों परिधि को अगर हम लोग जोड़ते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2πr, R के जगह पे R2 ले लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, R मतलब 2π कैपिटल R, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग 2π कॉमन ले लेंगे, 2π कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर 2πr, 2π से 2π कट गया तो क्या बचा, R1 प्लस R2 बराबर कैपिटल R, और यही आपसे पूछ रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर कैपिटल R, यानी कि बी आंसर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या तिगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन कितना होगा। तो सबसे तो पहले आपको शंकु का आयतन पता होना चाहिए। शंकु का आयतन कितना हो जाता है, 1/3πr स्क्वायर h। ठीक है, ये शंकु का आयतन हो गया। अगर ऊंचाई और त्रिज्या, ऊंचाई मतलब h, त्रिज्या मतलब r, ये दोनों को हम लोग कितना कर दें, 3 गुनी कर दें, मतलब ऊंचाई को भी 3h कर दे और त्रिज्या को भी 3r कर दे, तब क्या होगा, तब आयतन हो जाएगा। ये तो आयतन था, अब जो है नया आयतन जो है, अब नया आयतन क्या हो जाएगा, 1/3π r स्क्वायर है ना, तो r स्क्वायर के जगह पे r क्या था हमारा, 3r हो जाएगा, तो 3r का स्क्वायर, और h के जगह पे 3h ले लेंगे, 3h। तो अब क्या बन गया ये, 1/3π 3 तिया 9 r स्क्वायर गुना 3h। तो 9 का गुना अगर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। 27 को अगर हम लोग बाहर छोड़ दें और 1/3π r स्क्वायर कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 9 तिया 27 गुने में सब है, बाहर कर दिए। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि 1/3π r स्क्वायर h, ये भी था 1/3π r स्क्वायर h, इसका कितना गुना बढ़ गया, ये 27 गुना, इससे ये जो है 27 गुना ज़्यादा हो गया, तो 27 गुना आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 96 r त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। मान लीजिए एक अर्धगोला है ना, ये एक अर्धगोला है, इसका त्रिज्या है r, तो अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है आपसे, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है वो, 3πr स्क्वायर। और कैसे होगा, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर, और ये तो एक वृत्त बन गया ना यहाँ पर एक,
मान लीजिए अगर ये एक कटोरे जैसा है तो यहाँ पर एक प्लेट बन जाएगा वृत्त का, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न है शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा। तो शंकु के छिन्नक का आयतन या बाल्टिन का आयतन, ये आपको जो है ये सूत्र है ये पहले से पता होना चाहिए। क्या होता है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर आर, ये आपका इसका सूत्र होता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। छिन्नक कहते हैं बाल्टिन को, है ना। इस प्रकार का मान लीजिए अगर कोई रहे, ठीक है, इस प्रकार का रहे, तो इस प्रकार का रहे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए आयतन के लिए। अगला प्रश्न क्या आपका उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा जिसमें a18 माइनस a14 बराबर 32। याद देखिए a18 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 17d, माइनस है तो माइनस दे दिए। a14 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 13d बराबर क्या है 32। तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d बराबर हो जाएगा 32। तो कौन सा कट गया a से a कट गया, 17 में से 13 चला गया तो 3 4 7 यानी कि 4d बराबर 32, 4 8 32, तो d बराबर क्या हो जाएगा 8, सी आंसर। अगला प्रश्न है गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। एक गोला है, गोला का व्यास दिया हुआ है ना, व्यास दिया हुआ है कितना 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा व्यास बट्टा 2 यानी कि 42 बट्टा 2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गया तो हम लोग आराम से क्षेत्रफल निकालेंगे। का जो है गोला का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4 इंटू 22 बट्टा 7 आर स्क्वायर, आर कितना है 21, तो 21 गुना 21 क्या हो जाएगा 7 तिया 21 यानी 22 चौके 88 गुना 21 तिया 63, 20 तिया 60, 3 एकम 3 तो 63। जब इसका गुना आप लोग करेंगे तो आएगा 55 44 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्षेत्रफल है ना तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 55 44 कहाँ पर है, ये सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसका आयतन क्या हो जाएगा। देखिए एक बेलन है, बेलन इस प्रकार का होता है ना। तो बेलन की ऊंचाई आपको दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल वक्र सतह का मतलब होता है पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया हुआ है 264। आपको h का मान मालूम है 2 पाई आर, h के जगह पे क्या रख देंगे 14 बराबर कितना हो जाएगा 264। यहाँ से अगर हम लोग r निकालें तो 264 बट्टे में क्या आ जाएगा 2 पाई और 14 बट्टे में पाई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा पाई का मान 7 बट्टा 22 हो जाएगा, यानी 264 गुना 7 और बट्टे में 2 22 और 14। इस सब को जब हम लोग काट खोट करके निकालेंगे, सॉरी ये क्रॉस लग गया, तो r का मान कितना निकल जाएगा 3। इसको काट के हम लोग अगर निकालेंगे तो इसका मान कितना निकलेगा 3। जब r का मान निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे किसका आयतन का। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22 बट्टा 7, आर का मान कितना हो जाएगा 3, तो 3 गुना 3 और h का मान पहले से मालूम है यहाँ पर 14, तो हो जाएगा 14, तो 7 दूना 14 और कितना हो जाएगा 22 गुना में 3 तिया 9, 9 दूना 18। जब आप ये दोनों का गुना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन है ना तो आयतन क्यूब में निकलता है, तो 396 कहाँ है यहाँ डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया है समाप्त। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।